जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th की केमिस्ट्री चल रही है और मैं आपको सेकेंड वॉल्यूम का यूनिट 15 डिस्कस कर रहा हूँ। और जिस चैप्टर का नाम है पॉलीमर, यूनिट 15 पॉलीमर। पिछली बार हम आपको डिस्कस किए थे और कुछ नोट्स भी दिए थे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किए थे और उनके क्लासिफिकेशंस 5 बेस पे क्लासिफाइड किए गए थे और वो डिस्कस कर दिए थे। आज हम उनके रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ रिएक्शंस, यानी कि पॉलीमर्स बनते हैं तो वो किस रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं और कौन सी मैकेनिज़्म उनमें फॉलो होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लेट्स डिस्कस करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप पहले आपको हम बता दिए थे, ये 15 यूनिट है, 2 सब हेडिंग्स है और इसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हिंदी में इसका अनुवाद है कि बहुलक अभिक्रिया के प्रकार। बहुलक अभिक्रिया के प्रकार। बहुलक अभिक्रिया के प्रकार। तो बेटा, जैसा कि आप पहले ही जानते थे कि इसमें 4 टाइप्स का होगा। हम आपको पहले भी क्लासीफाई किए थे इसको कि 4 टाइप्स का होगा। तो ये पहला है इसमें 15.2.1, जिसका नाम है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं युगात्मक बहुलीकरण। और इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसको हिंदी में कहेंगे श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, जिसको हिंदी में लिख देते हैं योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण। एडिशन पॉलीमराइजेशन यानी योगात्मक बहुलीकरण अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। वृद्धि बहुलीकरण। अब बच्चों, इसमें हम बात करेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन यानी कि एकात्मक बहुलीकरण और चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन यानी श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण कैसे होता है, इसके रिएक्शंस कैसे स्टार्ट होते हैं। तो जनरली होता क्या है कि इसमें एक मोनोमर होगा और दूसरे मोनोमर से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, और ये मोनोमर एक ही प्रकार के हो सकते हैं या 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जैसा पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मोनोमर्स की खासियत होगी कि उसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या जिसे आप कह सकते हैं इनिशिएटर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें इनिशिएटर के रूप में आप बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसका जो भी रिएक्शन बनेगा उसमें सबसे पहला आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म के थ्रू बहुलीकरण की प्रक्रिया को हम आपको दिखाएंगे। तो पहला है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, जिसको हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि। मुक्त मूलक क्रियाविधि।
मुक्त मूलक क्रिया विधि। इसमें बच्चों हम देखेंगे कि एक मोनोमर्स लेंगे, जैसे कि हम पॉलीथीन का निर्माण करेंगे, तो यानी कि एथीन एक मॉलिक्यूल होगा और वह मोनोमर का काम करेगा और वह पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन बनेगा। लेकिन वह एथीन का मॉलिक्यूल कैसे दूसरे एथीन के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ कैटलिस्ट या इनिशिएटर लेते हैं, कुछ कैटलिस्ट या इनिशिएटर लेते हैं। ये कैटलिस्ट या इनिशिएटर के कुछ एग्जाम्पल निम्न हैं। ये बेंजोइल परऑक्साइड हो सकता है, बेंजोइल परऑक्साइड, या एसिटिल परऑक्साइड हो सकता है, एसिटिल परऑक्साइड, या टर्सरी ब्यूटिल परऑक्साइड हो सकता है। परऑक्साइड हो सकता है, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन मुख्य हमने लिया है जो आपकी बुक में भी मेंशन है। तो हम आपको ये बता दें कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगा। तो पहला स्टेप इसका क्या होता है? पहला स्टेप इसका कहलाता है चैन इनिशिएशन स्टेप, यानी कि चैन प्रारंभ कैसे होगा। चैन इनिशिएशन स्टेप, ये ध्यान दीजिएगा कि 15th यूनिट का दूसरा सब हेडिंग है और सब हेडिंग का एक 15 यूनिट का दूसरा हेडिंग है और दूसरे हेडिंग का पहला सब हेडिंग है। उस सब हेडिंग्स में ये पहला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, और वो पहला भी कितने स्टेप में होगा? 3 स्टेप में होगा। तो पहला चैन इनिशिएशन स्टेप, जिसे कहते हैं श्रृंखला आरंभक चरण या श्रृंखला प्रारंभ होने का चरण। श्रृंखला प्रारंभ होने का चरण। इसमें क्या होगा? पहले तो हम बेंजोइल परऑक्साइड लेंगे, जो हम आपको पहले ही डिस्कस कर सके कि कैटलिस्ट या इनिशिएटर का काम करता है, यानी कि चैन का बनना यानी रिएक्शन का शुरू होना यही इनिशिएटर स्टार्ट करेगा। और ये इनिशिएटर के रूप में क्या ले सकते हैं? या तो बेंजोइल परऑक्साइड या एसिटिल परऑक्साइड या टर्सरी ब्यूटिल परऑक्साइड ले सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड लेते हैं, तो उसका एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे फ्री रेडिकल स्टार्ट करता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजोइल परऑक्साइड का C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, फिर अगला ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड, फिर ये आगे कार्बन और फिर यही चीज़ आगे रिपीट हो जाएगी C डबल बॉन्ड O C6H5। अब देखिएगा ये पूरा मॉलिक्यूल है बेंजोइल परऑक्साइड। तो होगा क्या? पहले ये ब्रेक होगा और फ्री रेडिकल बनाएगा। तो फ्री रेडिकल्स आप जानते ही हैं कि एक ऐसी स्पीसीज जिस पर उस एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन उसका खुद का होता है, कोई आयनिक स्टेट नहीं होती। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में कोई बॉन्ड टूटेगा, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, और वो बॉन्ड टूटने के बाद शेयर के इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो देखिएगा हमने ये हाफ कर्व्ड एरो से नोटेशन शो किया है। अब ये आगे चल के ये ऑक्सीजन शेयर का अपना इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन शेयर का अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये पोर्शंस आगे बनेगा और ये भी, तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 फ्री रेडिकल तैयार होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर O, और ये हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उसकी शो कर दिया, जो बॉन्ड जिसे कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज के बाद ये फॉर्म हुआ है। तो इसी को कहते हैं, ये एक चूँकि अभी ये फ्री रेडिकल स्टेट हुआ,
फिर ये आगे भी एक कंडीशन बनेगा और वो कंडीशंस क्या होगी, ये फेनिल ग्रुप और इस कार्बन के बीच फिर से होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो देखिएगा ये कंडीशन बनेगी 2,6CH5। अब चूँकि अब ये फ्री रेडिकल अलग हो गया और ये इसके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से ये दोनों मिलके आपस में कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। तो बच्चों, बेंजोइल परऑक्साइड एक इनिशिएटर का काम करता है, वो लास्ट में कन्वर्ट होता है फेनिल फ्री रेडिकल में। इसमें कन्वर्ट होता है फेनिल फ्री रेडिकल में। अब ये फेनिल फ्री रेडिकल एक एथीन मॉलिक्यूल्स पर अटैक करेगा। तो आइए देखते हैं अगला स्टेप्स। तो देखिएगा ये फेनिल फ्री रेडिकल हुआ जो ऊपर बना हुआ था। अब ये रिएक्शन यहाँ तक फिनिश हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे एक एथीन मॉलिक्यूल्स लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एथीन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से इन दोनों कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा भी तो होमोलिटिक क्लीवेज में होगा, यानी कि शेयर का हाफ एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और दूसरा इस कार्बन पे चले जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये इस पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये फेनिल फ्री रेडिकल किसी एक कार्बन पे अटैच होगा। तो देखिएगा C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो रिजल्टेंट आपने देखा है कि अब ये एक फ्री रेडिकल नया बन गया। तो आपने देखा होगा कि बेंजोइल परऑक्साइड पहले इस फेनिल फ्री रेडिकल की कंडीशन में आता है और ये फेनिल फ्री रेडिकल किसी एक एथीन मॉलिक्यूल्स पे अटैक करता है, उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है और उसके साथ जुड़ जाता है। तो एक रिजल्टेंट फिर से नया फ्री रेडिकल होता है। तो नया वाला फ्री रेडिकल पुराने वाले फ्री रेडिकल से बड़ा होता है। तो इसी तरह क्या होगा, अब ये फ्री रेडिकल किसी अगले एथीन मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा, फिर वो एथीन मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएगा, इसी तरह चैन बनता चला जाएगा। तो ये पहला स्टेप था जिसे चैन इनिशिएशन स्टेप या श्रृंखला प्रारंभ होने का चरण कहते हैं। तो इस तरह से ये श्रृंखला स्टार्ट हो गई। अब आइए दूसरा स्टेप्स देखते हैं कि चैन आगे बढ़ता जाएगा और दूसरे स्टेप्स का नाम है, इंग्लिश में चैन प्रोपागेशन स्टेप्स कहते हैं। चैन प्रोपागेशन स्टेप कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं चैन वृद्धि होने का चरण या चैन चैन की लंबाई बढ़ने का क्रम या श्रृंखला की वृद्धि का चरण, इसे कहेंगे श्रृंखला की वृद्धि का चरण। तो आइए इसमें देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। अब ये अगले किसी एथीन मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा। तो देखिएगा ये एक फ्री रेडिकल्स तैयार हुआ था। अब ये किसी दूसरे अगले एथीन मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा। तो अटैक करने में क्या होगा, ये एथीन मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज में जाएगा, यानी कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और शेयर के इलेक्ट्रॉन अपने अपने कार्बन पे चले जाएंगे। तो यहाँ फ्री रेडिकल कंडीशन, ये फ्री रेडिकल कंडीशन बनेगी, लेकिन ये वाला फ्री रेडिकल इस कार्बन से जुड़ेगा तो अब ये फ्री रेडिकल पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो रहा है, C6H5 CH2 ये जुड़ जाएगा इससे, तो ये कंडीशन आई CH2 और फिर ये अगला। तो देखिएगा ये पुनः एक नया फ्री रेडिकल बना और ये नया फ्री रेडिकल जो है पुराने वाले फ्री रेडिकल से साइज में बड़ा है। तो इसी तरह से ये अब फ्री रेडिकल किसी अब दूसरे अगले एथीन मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा
और वो फिर एथीन मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएगा, तो अगला जो फ्री रेडिकल है इस वाले फ्री रेडिकल से बड़ा होगा। तो इस तरह से चेन लंबी होती चली जाएगी। तो अगर यही चीज़ कई बार रिपीट होगी तो हम ये कह सकते हैं। फिर अगला एक हम लेते हैं एथीन मॉलिक्यूल्स। अब ये चीज़ें फिर अटैक होगी इस पर, तो ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा और फिर से ये चीज़ आगे जुड़ जाएगी। तो देखिएगा आगे दिखाते हैं C6H5 CH2 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 यहाँ तक तो था। अब ये दो कार्बन और जुड़ेंगे CH2 CH2। तो देखिएगा अब एक नया फ्री रेडिकल तैयार हुआ फिर से। तो ये वाला नया वाला पुराने से बड़ा, इसी तरह चैन बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर हम n टाइम्स ले लें एथीन मॉलिक्यूल, यानी कि हम कितने एथीन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं ये हमें पता नहीं है, तो हम उसी रेशियो में देखते हैं। तो हम ये मान सकते हैं ये पुराने वाले फ्री रेडिकल से जुड़ेगा CH2, ये CH2, फिर ये CH2, ये CH2 और ये CH2 और CH2। इस तरह से अगर ये n टाइम्स जुड़ेगा तो ये जुड़ता चला जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये n टाइम्स होगा और फिर आगे इसके एक CH2 मॉलिक्यूल्स, ये CH2 जुड़ेगा और ये CH2 फ्री रेडिकल। चूँकि ये हमने n टाइम्स लिया तो अब कितने हैं तो इसी तरह जुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरा स्टेप्स ख़त्म हो जाएगा, जिसे चैन प्रोपागेशन स्टेप या श्रृंखला वृद्धि का चरण कहते हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा, ख़त्म होगा भी कि नहीं ख़त्म होगा, इसका एंडिंग पॉइंट का क्या होगा, इसका टर्मिनेशन पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए अब ये तीसरा स्टेप आता है जिसे कहते हैं चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन टर्मिनेशन स्टेप, चैन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्त होना, इसे कहेंगे श्रृंखला समाप्त होने का चरण। श्रृंखला समाप्त होने का चरण। अब क्या होगा, अब तो ये फ्री रेडिकल हो गया। अगर एक फ्री रेडिकल बढ़ता जा रहा है तो उसको रोकने के लिए कोई दूसरा फ्री रेडिकल ही चाहिए। यानी कि अभी तक जितने भी फ्री रेडिकल बने हुए थे ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई अगला फ्री रेडिकल आके इससे जुड़ जाए तो ये चैन स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस बड़े से फ्री रेडिकल को रोकने के लिए कोई छोटा या कोई बड़ा या मीडियम साइज का जो भी होगा वो एथीन फ्री रेडिकल ही होगा, इससे साइड से जुड़ेगा तो जाके ये चैन स्टॉप हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं हम कि यही एक बड़ा फ्री रेडिकल है और इसी के जैसा एक दूसरा बड़ा फ्री रेडिकल है। तो इसको लेते हैं C6H5 CH2 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 और ये n टाइम्स रहेगा। कितने CH2 मॉलिक्यूल्स चैन होता जाएगा ये अननोन है, इसके लिए इसको n टाइम्स लिख देते हैं और CH2 माना इसी तरह का एक और बड़ा सा फ्री रेडिकल होगा, वो 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन या इनफाइनाइट कार्बन का हो सकता है। इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि जिसकी काउंटिंग ईजिली ना हो सके। तो इसी तरह का नीचे ले लेते हैं, मान लीजिए ये भी साथ साथ में बना होगा C6CH5 CH2 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 CH2। अब इसी को लिखते हैं CH2 CH2 और होल लेन CH2 और CH2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि ये भी एक बड़ा सा फ्री रेडिकल है और ये भी, अब दोनों जब जुड़ जाएंगे तो फिर चैन का इनिशियल पॉइंट और ये कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो अब चैन तो बढ़ेगी नहीं, चैन तभी बढ़ रही थी जब कोई कॉर्नर पे फ्री रेडिकल प्रिपेयर हो रहा था।
तो इस तरह से देखते हैं इसको एक साइड करते हैं, C6H5 CH2 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 CH2, यहाँ होलियन करते हैं, CH2 CH2। अब ये इससे जुड़ेगा तो ले आते हैं इधर, CH2 ये हो गया। अब ये करते हैं, CH2 हो गया। अब ये उतारते हैं, CH2 का होलियन, ठीक है। फिर इसके आगे ये ले चलते हैं, CH2, फिर इधर स्पेस नहीं है तो नीचे ले चलते हैं, इस दोनों को कॉपी करते हैं, CH2 और C6H5। इस तरह से ये चैन एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब अगला कोई, अब इस पे तो कहीं फ्री रेडिकल्स है नहीं, तो इसलिए अब इस पे कुछ आके नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी एडिशन का मतलब जुड़ना, योग होना, योगात्मक बहुलीकरण यानी कि योग होना। तो देखिएगा एक एथीन जुड़ रहा है, फिर अगला एथीन जुड़ रहा है, इस तरह करते करते एथीन जुड़ जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसके नाम को सेटिस्फाई करता है, यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन या योगात्मक बहुलीकरण। अच्छा, अब दूसरा, अथवा इसको श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। तो देखिए अगर श्रृंखला में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी देखिएगा ये इनिशिएशन फ्री रेडिकल था, ठीक है, फेनिल फ्री रेडिकल। तो ये एथीन पे स्टार्ट करता है, तो एक फेनिल फ्री रेडिकल और ये 2 कार्बन का, फिर देखिएगा 2 और कार्बन जुड़ गए, इसी तरह जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये नाम सेटिस्फाइड होता है चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। अच्छा, मुक्त मूलक क्रिया विधि क्यों कहा गया इसका प्रकार में, यानी कि इसका पहला टाइप क्यों कहा गया? क्योंकि देखिएगा जो चैन इनिशिएट हो रहा है वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, और अब जब चैन प्रोपागेट कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है, तो वो भी फ्री रेडिकल ही जुड़ रहा है एक दूसरे से। मतलब कि जो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल जुड़ रहा है, तो अगला एक नया फ्री रेडिकल प्रिपेयर हो रहा है। तो यानी कि इसमें फ्री रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म हो रही है, इसलिए इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो ये हमने पहला बताया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा, इसी पैटर्न पे और भी टाइप हैं। जैसे अब इसी में बुक्स के अनुसार चलें तो ये कोई दूसरा टाइप नहीं है, बस ये दूसरा चीज़ मेंशन ये कर रहा है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। इसका मतलब ये हुआ, प्रिपरेशन मतलब कुछ बनना, सम इम्पॉर्टेंट मतलब कुछ महत्वपूर्ण एडिशन कुछ और महत्वपूर्ण एडिशन पॉलीमर्स के बनने के बारे में डिस्कस करते हैं, या बनने के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आगे जो भी हम आपको आगे बताएंगे वो सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं उसके पीछे यही मैकेनिज्म होता है, मुक्त मूलक, यानी कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है। तो चूँकि ये दूसरा नंबर दे दें तो इसका मत सोचिएगा कि अब और कोई विधि से हो रहा है। आगे जो भी चूँकि बुक्स में ये नंबर पड़ा हुआ था इस नंबर के अनुसार, इसलिए वो नंबर हमने मेंशन कर दिया है। तो आगे जो भी हम पॉलीमर्स के बारे में बताएंगे वो सारे के सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रिपेयर होते हैं। तो इसमें पहला है पॉलीथीन के बारे में। तो चूँकि पॉलीथीन ऊपर हमने डिस्कस किया, तो ऊपर हमने पॉलीथीन के बारे में ये डिस्कस किया कि वो पॉलीथीन बनता कैसे है, वो मैकेनिज्म तो हमने डिस्कस किया, क्लियर। तो आइए देखते हैं, पॉलीथीन 2 प्रकार का होता है। तो आपकी बुक्स में मेंशन है 2 प्रकार का। तो पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि कम घनत्व का पॉलीथीन, और दूसरा है इसको ऐसे नंबरिंग देते हैं 1 और ये 2, और दूसरा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन।